राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। कौन बांट रहा है? आप ही तो बांट रहे हैं। आप ही ने कहा था कि इस बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं उसमें मुसलमान और यादव ऑफिसर्स नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो ये इनका इनसिक्योरिटी है, उनकी अनपॉपुलैरिटी है उत्तर प्रदेश में। तो बयान आपने सुन लिए हैं और इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि आज की बहस हम क्यों करना चाह रहे हैं। दर्शकों के सवाल क्या है? बांग्लादेश हिंसा पर उबाल, हिंदुस्तान में उठ रहे सवाल। हिंदुत्व वाली हुंकार, उपचुनाव में क्या होगा बेड़ा पार। फिलिस्तीन के लिए बहाए आंसू, बांग्लादेश पर खामोश क्यों। हिंदुओं पर अत्याचार पर मौन, विपक्ष को वोट बैंक से प्यार। हिंदुत्व के संग उपचुनाव की जंग। तो ये तमाम सवाल हमारे रहने वाले हैं और इसी के साथ जो प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र सिंह जी हैं बीजेपी से प्रवक्ता, धर्मेंद्र सिंह जी हैं एसपी से प्रवक्ता, अंशु अवस्थी हैं कांग्रेस से प्रवक्ता। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह जी आपके पास में आना चाहूंगी। आज योगी आदित्यनाथ की ओर से एक बयान दिया गया, इस बयान के क्या मायने हम निकालें? क्या जो जातिवाद कार्ड विपक्ष की ओर से खेला जा रहा है उसकी काट यहां पर बीजेपी को मिल गई है हिंदुत्व के नाम पर? नहीं, दीपशिखा जी, योगी जी ने कोई ऐसी नहीं बोला जो किसी बात को समझ में ना आए। उन्होंने सीधा कहा है राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं, हम बटेंगे तो कटेंगे। इसमें कोई विषय ही नहीं विवाद का है। अब जो विवाद खड़ा कर रहे हैं वो निश्चित रूप से देश में ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। अगड़ों को पिछड़ों के नाम पे, मुसलमानों को हिंदुओं के नाम से, पूरब को पश्चिम से, उत्तर को दक्षिण के नाम पर बांटना चाहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सीधा ये कह रही है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सीधा ये कह रहे हैं देश की जनता को एक रहना चाहिए, विभाजनकारी शक्तियों से हमको सावधान रहना चाहिए। जिस प्रकार से बांग्लादेश में घटनाक्रम हुआ उससे हमें सबक लेना चाहिए। इस प्रकार से हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोगों को आपस में बढ़ के नहीं रहना चाहिए। अच्छा, किस तरीके का सबक यहाँ पर राघवेंद्र जी लेना चाहिए बांग्लादेश से, भी आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि वहां पर भी जंग आरक्षण की थी और यहाँ पर भी आरक्षण का मुद्दा जो है वो खूब गूंजता है। नहीं, देखिए, जब राष्ट्र सर्वोपरि होता है, दीपशिखा जी, जब राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो ये सदम जो छोड़े बहुत जो स्वार्थ की भावनाएं होती हैं वो कभी भी सफल नहीं हो सकती हैं। आज देश में राजनीतिक शक्तियां अपनी छोटी छोटी विषय को लेकर के कि हमको ध्रुवीकरण करेंगे तो हमको वोट हासिल हो जाएगा, हिंदुओं को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से, जातिगत जनगणना के नाम से पूरब से पश्चिम को, उत्तर से दक्षिण से लड़ाने के नाम पर हमको थोड़ा सा वोट हासिल हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमको सावधान रहना चाहिए। बांग्लादेश में कुछ एक शक्तियां थी भाई, कुछ एक लोग निकले घर से, अगर राजनीतिक विषय होता तो अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। ये राजनीतिक विषय नहीं था, कुछ गुंडे लोग निकले, 10,000 20,000 प्रधानमंत्री आवास पे कब्जा कर लिया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, घरों में लूटपाट की, मॉल लूटे गए, दुकानें लूटी गई, हिंदुओं की हत्याएं की गई, जो आज तक जाहिर है। अगर दीपशिखा जी एक मोटे विचार से सोचिए, अगर ये राजनीतिक विषय होता तो क्या अब तक रुक नहीं गया? तो पहले दिन अगर वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आ गई थी भारत में, बात खत्म होती। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर दूसरा नवाज के बाद, लेकिन आज भी बात खत्म नहीं हुई है। तो निश्चित रूप से वहां पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बांग्लादेश को विभाजन की तरफ ले जाना चाहती है, बांग्लादेश को समाप्त करना चाहती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यही बात कही है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हम बटेंगे तो देश बटेगा, हम बटेंगे तो देश कटेगा। निश्चित रूप से हमारे देश की शक्तियों को, देश के जातीय लोग, चलिए इसी सवाल का जवाब ले लेते हैं अंशु अवस्थी जी से। अंशु जी,
अभी आप लोगों की ओर से लगातार जातिगत जनगणना को लेकर कई बयान आते हैं, लेकिन ये बयान गायब होते दिखाई देते हैं जब बात होती है दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों की। देखिए, मैं तो ये देख रहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संविधान की शपथ ली है और रोज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग संविधान की हत्या करते रहते हैं। शपथ लेने के बाद इस तरीके के बयान कर देना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा संविधान विरोधी रही है। जब संविधान बना था तो उसकी ये प्रतियां जलाते थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोध करते थे और आज भी इसीलिए संविधान की शपथ लेने के बावजूद भी लोगों के बीच में इस तरीके की खाई पैदा करना चाहते हैं। हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो उसका जो कारण है और जो आधार है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि इस देश में जो इस देश का धन है वो कुछ मात्र 5-6% लोगों के पास भारतीय जनता पार्टी ने समेट कर रख दिया। देश के 90% लोग, चाहे वो दलित हों, सामान्य वर्ग के गरीब लोग हों, किसान हों, युवा हों, पिछड़े हों, सबकी आय घट गई है, लोगों के पास संसाधन कम हो रहे हैं और भाजपा की नीयत सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की है, जो 2-4% लोग हैं, ना कि देश के लोगों के प्रति। तो हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के माध्यम से हम लोगों को जो उनका रिप्रेजेंटेशन है हर एक क्षेत्र में यानी कि जितनी आबादी उतना हक। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को इसमें दर्द क्यों हो रहा है, इसमें आपत्ति क्यों हो रही है? अंशु जी, एक बार ये भी क्लियर कर दीजिए कि जितनी जाति उतना हक, यानी कि यही जो राहुल गांधी कहते रहते वही आप यहाँ पर बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ। और इसमें सबका फायदा है। देखिए, हाँ। आज देखिए, दलित पिछड़े तो परेशान है ही हैं, सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं वो भी पीड़ित हैं। हम भूमि अधिग्रहण कानून लेकर आए थे तो वो सबके लिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस कानून को तो समाप्त करना चाहती थी। हमने किसानों का, लेकिन योग्यता की जो बात यहाँ पर आती है, और अगर आप जितनी जाति उतना हक के अनुसार बात करते हैं तो योग्यता का जो मूल्य है वो तो गायब हो जाता है। आरक्षण अगर रोजगार और उसमें दिया जा रहा है या आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाता है, 80% जातियां बनजाती अगर आप कुल मिलाकर देखा जाए, ब्राह्मणों को अगर छोड़ दें या अन्यों को छोड़ दें तो 80% ऐसी जातियां, यानी कि आप 80% आरक्षण की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, देखिए, हाँ। आज इस देश में 90% लोग, मैंने आपसे कहा कि 90% लोग भाजपा सरकार की नीतियों की वजह से परेशान हैं। आरक्षण, आप मुझे बताइए, यानी कि जो अमीर, जो देखिए सर, सीधी बात कर रही हूँ, जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी चिंता जताई गई थी, इसलिए तो क्रीमी लेयर का मुद्दा उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उस पर तो वो बात हुई नहीं जो कांग्रेस को करनी चाहिए थी। आप कहना चाह रहे हैं जो अमीर है वो अमीर हो रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब हो रहे हैं, लेकिन जातियों के आधार पर अगर इसको देखा जाएगा तो फिर कैसे आप ये संकल्प ले पाएंगे? देखिए, जाति जनगणना होने दीजिए, अभी सारी चीजें निकल कर आ जाएंगी और इसके बाद जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वे की भी जरूरत है, क्योंकि मैंने फिर से कहा आपसे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और मात्र 1-2% लोगों के लिए, लेकिन जो देश के 90% लोग हैं, जो इस देश की रीढ़ हैं, जो इस देश को आगे ले जाते हैं, जो इस देश को विकासशील बनाने में काम करते हैं, उनके प्रति तो कोई रुचि नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं, और इस तरीके का बयान एक मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाना ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2024 में हार हुई है, जनता ने हराया है इनको, उन्हीं 90% लोगों ने हराया है, दलित, पिछड़ों, गरीब, सामान्य वर्ग के लोगों ने, किसानों ने, अल्पसंख्यकों ने, सबने मिलकर। तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाने की तैयारियां चल रही हैं। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन इससे समाज का नुकसान हो रहा, प्रदेश का, आज पूरे प्रदेश में इसकी निंदा हो रही है। चलिए धर्मेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं और उनसे भी जान लेते हैं। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस का ये मानना है कि जितनी जाति उतना हक, जितनी आबादी उतना हक, कुछ इस तरीके का बयान जो है राहुल गांधी भी देते नजर आते हैं,
लेकिन अक्सर ये बात जातियों में जरूर दिखाई देती है, लेकिन जहां पर धर्म की आती है तो ये हवा हवाई हो जाती है। और इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल ये है कि बांग्लादेश का जिक्र यहां पर जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की ओर से बांग्लादेश का ही एक उदाहरण दिया गया। फिलिस्तीन के लिए मार्मिक भावनाएं निकलकर जरूर सामने आती हैं, लेकिन यही मार्मिक भावनाएं तब गायब हो जाती है INDIA की जब बात हो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की या पाकिस्तान में लगातार कम होती हिंदू आबादी की। देखिए दीपशिखा जी, आपने कई सवाल किया। सवाल अगर बांग्लादेश का कोई उत्तर प्रदेश का चुना हुआ मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, अगर वो अपने यहाँ ही धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण कराना चाहता है, देखिए सच ये है कि ये इनका हमेशा का एजेंडा रहा, लेकिन पहले छुपा छुपा रहता था। लेकिन ये पहली बार खुल करके ध्रुवीकरण कराने के लिए इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। मूल बात यह है कि लोकसभा के चुनाव में जो इनकी करारी शिकस्त उत्तर प्रदेश के अंदर मिली है, उसके सदमे से अभी उबर नहीं पाए हैं, क्योंकि जनता के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं। न जनता के जो बुनियादी सवाल थे वो ऐसे कैसे पड़े हैं उस दिशा में कुछ कर पा रहे हैं, न कोई उनको रिलीफ मिल रही है। चाहे नौकरियों की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे आधी आबादी की बात हो, अपराध की बात हो, किसानों की आय की बात हो, हर जगह फेल है सरकार। तो सिर्फ और सिर्फ इनका भरोसा ध्रुवीकरण पर है, जो छुप छुप करके लगातार भाजपा करती रही है। लेकिन ये पहली बार मुख्यमंत्री जी खुल करके बैटिंग करने आ गए इसको लेकर के। ये सर्वथा संविधान के खिलाफ है और हम इसकी निंदा करते। अब आपने पूछा बांग्लादेश की बात। सवाल यह है कि बांग्लादेश में देश की ही सरकार ने एक बार इंटरफेयर करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराया था और एक धर्मनिरपेक्ष सरकार वहां बनी थी। उस समय भारत सरकार ने अपनी ताकत दिखाई थी, लेकिन जब वहां पर अत्याचार हो रहा था, अनाचार हो रहा था, जिसकी सर्वथा सबने निंदा की और सर्वदलीय बैठक में सारे दलों ने कहा कि सरकार जो निर्णय लेगी हम सब राष्ट्रहित में सरकार के साथ हैं। तो सवाल ये है, सवाल तो इनसे पूछना चाहिए कि सरकार ने क्या किया? वहां जो हो रहा था हो जाने दिया, सरकार ने क्यों नहीं अपनी ताकत का प्रयोग किया? या पड़ोसी मुल्क में कोई वो अभी सरकार कोई भी कदम सर जो बॉर्डर्स पर लगातार रोहिंग्या इस तरफ आ रहे हैं या बांग्लादेशी आ रहे हैं, उसको लेकर जो कानून सरकार बनाने की बात करती है, उसमें विरोध कौन करता है? भाई सवाल यहाँ कानून का नहीं था, सवाल बांग्लादेश पहले से बता करके नहीं है। हाँ, बांग्लादेश को ही लेकर कह रही हूँ ना सर। बांग्लादेश से जब घुसपैठिए आते हैं, रोहिंग्यास को यहाँ पर मान्यता दी जा रही, तो विरोध कौन करता दिखाई देता है? भाई कौन विरोध करता? इन्हीं की सरकार में तो लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या जा रहे हैं, क्यों नहीं रोक पाए? कौन कहता है घुसपैठ न रोकिए? क्या घुसपैठ न रोकने के खिलाफ कानून नहीं है क्या? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए बांग्लादेश में जो हुआ, सरकार का बड़े यानी कि अगर NRC आती है तो कोई दिक्कत नहीं होगी सपा को। हमारी पुरानी बात सुन ले, हाँ। हमारी पूरी बात सुन ले। जिस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, उसमें तो सबसे पहले भारत सरकार का इंटेलिजेंस फेल्योर है। दूसरे अमेरिका से हमारे अच्छे रिश्ते अच्छे हैं, ऐसा सरकार का मानना है। और अमेरिका के CIA का उसमें हाथ, वहां की पुरानी जो राष्ट्राध्यक्ष थी, उन्होंने आरोप भी लगाया कि इसमें अमेरिका और यानी चलिए आपके पास मैं वापस लौटूंगी और अभी जाऊंगी मैं बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी के पास। राघवेंद्र जी, देखिए सपा और कांग्रेस ये बता रही है कि बांग्लादेश में जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उस पर सरकार की जिम्मेदारी। अभी तो आप लोगों के पास मौका है NRC को लेकर भी और रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर भी, जो बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ इस तरफ हो रही है उसको लेकर भी, तो आप मौके पे चौका मारिए, क्योंकि अभी तो कांग्रेस और ये बोल नहीं सकती है सपा कि हम लोग बिल्कुल भी वो नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सरकार का काम है ये करना, तो आप भी अगर काम करने का सही समय तो कीजिए। नहीं, देखिए NRC के विषय में इनको समर्थन देना चाहिए, इनको विषय उठाना चाहिए। भाई सदन में इनकी भी साझेदारी है। जानते हैं ये लोग सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वोट हासिल करना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो देश पे कहते हैं देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग संविधान में फेरबदल कर देते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर। सामानों को उदाहरण याद होगा, जिस प्रकार से संविधान की मजाक उड़ाया गया था, संविधान में फेरबदल कर दिया गया था, सामानों को गुजारा भत्ता तक नहीं मिलने दिया गया। ये वही लोग हैं भाई। ये लोग जो है जिस तरीके से देश में लोगों ने राष्ट्रपति शासन लगाया, लगभग 150 बार राष्ट्रपति, आज संविधान की बात कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यही तो कहा। हिंदू मुसलमान की बात यहाँ कहाँ आ गई कि बांग्लादेश की स्थिति देख लीजिए, हम बटेंगे तो कटेंगे, राष्ट्र से आगे कुछ नहीं है। तो इसमें गलत क्या है? राष्ट्र से बढ़ के भी कुछ है क्या? राजनीति के राष्ट्र से बढ़ के भी क्या? अगर हमारी केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कोई ऐसा काम करना चाहती है जो राष्ट्र हित में हो, तो उसमें क्या खराबी है भाई?
अच्छा, राष्ट्र हित के लिए एक सवाल है मेरा। बांग्लादेश से लगातार घुसपैठ हो रही है, रोहिंग्या जो हैं बार बार यहाँ पर आ रहे हैं और आसानी से आ रहे हैं, ज़्यादा कोई रोक टोक नहीं है, भले ही दूसरी पार्टियों का समर्थन उन्हें मिलता हो, लेकिन बीजेपी के पास अब इतनी पावर है कि वो कंट्रोल कर सके इन चीज़ों को। क्योंकि योगी आदित्यनाथ अगर खुद ये कह रहे हैं कि बाद में पछताना पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से आपसे ही ये शुरुआत की जाए। नहीं दीप शिखा जी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने काफी विराम लगाया हुआ है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, खुलेआम रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए देश में आया करते थे। हम लोगों ने इस विषय में विराम लगाया हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी तो उनको खुला आमंत्रण देती हैं। बॉर्डर के लगे हुए सीमाओं पर राज्यों में जिस प्रकार का खुला आमंत्रण दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है, उनके राशन कार्ड बनवाए जाते हैं, उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं। उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? इनके मुंह में दही जम जाता है जब हम बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात करते हैं, जब रोहिंग्याओं की बात करते हैं हम लोग। चलिए धर्मेंद्र सिंह जी से ये सवाल पूछ रहे थे। धर्मेंद्र सिंह जी, यही सवाल है। हमने देखा है कि बंगाल से क्या हो रहा है, लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस उतनी आक्रामक नहीं दिखाई देती जितना कि इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर दिखाई देती है। ये सीधा सटीक सवाल है और इसी सीधे सटीक सवाल पर आपका जवाब लेना चाहूंगी। नहीं दीप शिखा जी, जो पड़ोसी राज्यों के विषय में निर्णय सरकार लेती है, विपक्षी पार्टियां। हाँ, अगर यानी कि आप समर्थन देंगे, अगर एनआरसी आ जाता है तो समर्थन मिलेगा सपा का पूरा पूरा। देखिए, अब तो आप लोगों की संख्या भी ज्यादा है, सरकार के लिए भी इजी हो जाएगा। नहीं हाँ, सवाल दोनों अलग है। हाँ, देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उस पर सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री जी ने बुलाई थी और सारे विपक्षी दलों ने एक स्वर से कहा कि राष्ट्र हित में सरकार जो निर्णय लेगी, हम सारे लोग उनके साथ हैं, उसके हम यहाँ जो भी फैसला लेंगे। अब राघवेंद्र जी कह रहे हैं दल के लिए, क्या किसानों पर जो बिल बना रहे थे, किसान बिल लेकर के आए थे, तो किसी विपक्ष के नेता से किसानों से पूछा था? अभी तो राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है कि किसान विरोधी तो सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है, किसानों पर हम जाते नहीं है। मैं सिर्फ बांग्लादेश की यहाँ पर बात करना चाह रही हूँ। नहीं तो बांग्लादेश पर सरकार ने क्या किया है, सरकार से पूछिए ना दीप शिखा जी। सरकार से पूछो, वो कह रहे हैं कि एनआरसी लाने के लिए हम तैयार हैं। अरे सवाल एनआरसी का, बांग्लादेश में लोग वहां दंगा हो रहा है, वहां मारे जा रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए भारत सरकार ने इन्वेस्ट कर रखा है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रखा है। उस दिशा में भारत सरकार ने क्या किया, इसको बताए ना। क्या ले करके आएंगे, उसको संसद में रखेंगे, उसमें संसद में डिबेट होगी, संसद में लोग बताएंगे। अंशु अवस्थी जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा। अंशु अवस्थी जी, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि देखिए, एक तरफ जातिगत जनगणना को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस कह रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार बांग्लादेश में हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी आ रही है। विधानसभा के उपचुनाव भी हैं। विधानसभा के इस उपचुनाव में क्या लगता है कि इस बार आपका ये जातिगत जो कार्ड है वो चल जाएगा या बीजेपी हावी होती दिखाई देगी? देखिए दीपशिखा जी, ये कोई कार्ड नहीं है, ये लोगों के अधिकारों की और उनकी भागीदारी की बात है। और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके की जहरीली भाषा बोल रहे हैं, उसका आप कारण नहीं समझ पा रही हैं क्या? सीधा कारण है, सरकार के पास सारा इनपुट है कि जो 10 चुनाव 10 सीटों पर हो रहा है, उसमें भाजपा हारने जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेदारी ली है, 3-3 मंत्री लगाए गए हैं, तमाम लोगों को लगा दिया गया, पूरी सरकार लग गई है, लेकिन जनता ने हराने का मन बना लिया और ये इनपुट है सरकार के पास। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस तरीके की बातचीत कर रहे हैं। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। आप कहते हैं फिलिस्तीन पे बोलते हैं, बांग्लादेश पे नहीं बोलते। देश की संसद के अंदर बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है, सबसे पहले अगर किसी ने सवाल उठाया तो राहुल गांधी जी ने उठाया। सरकार ने कहा कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आज तक अभी अनिर्णय की स्थिति में सरकार है। दूसरा, तमाम बांग्लादेश से जो हिंदू हैं वो आना चाहते हैं देश में, रिफ्यूजी। हम तो मांग करते हैं कि उनको क्यों नहीं आने दिया जा रहा है? आपने तो बॉर्डर बंद कर रखा है। राघवेंद्र जी कह रहे थे कि ममता बनर्जी जी राशन कार्ड बनवा रही हैं। देखिए, सीमा सुरक्षा का काम आपके दर्शक भी जानते हैं, केंद्र सरकार करती है। सर, अल्पसंख्यकों के वो राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं ना, वो तो रोहिंग्या के बन रहे हैं, आप भी जानते हैं ये चीज। और इसी के साथ एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो जातिगत जनगणना की जो आप बात कर रहे हैं, जो आपके शासित राज्य हैं, वहां पर जातिगत जनगणना को लेकर कितना कदम उठाया गया है कांग्रेस की ओर से? हिमाचल प्रदेश की अगर बात कर लें या साउथ में जो राज्य उनकी बात कर लें। दीपशिखा, देखिए, आप मुझे लगता है कि आपका सवाल ठीक है, लेकिन सवाल को समझ भी लिया करिए कि सवाल कौन सा पूछ रहे हैं, उसका वैधानिक
क्या है अस्तित्व। देखिए, जातिगत जनगणना जो है वो संविधान की 14वीं सूची में है। हाँ। और वो केंद्र सरकार का विषय है, संसद का विषय है। तो हम लेकिन बिहार ने जंग लड़ी ना सर, बिहार ने लड़ी थी ना जंग जातिगत जनगणना को, वैधानिक तरीके से ही आपको बता रही हूँ मैं। नहीं, मुझे आप बताइए ना। हाँ, 1 मिनट, मुझे आप बताइए। बिहार इसमें आ गया है, बिहार ने करवाया। किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वहां पर कहा भी जाता है कि केंद्र का विषय है, लेकिन बिहार ने दिखाया ये जातिगत जनगणना। तो वही सवाल मैं कांग्रेस को लेकर पूछ रही हूँ। अरे पूछ जवाब तो ले लीजिए, सवाल पूछ लिया जी। नहीं, आपने सवाल उठाया तो उसी का जवाब दिया जी। देश में जाति और कोई सवाल है? अंशु अवस्थी जी, उसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रही हूँ मैं। तो ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि पूरे देश में जाति जनगणना हो। सवाल हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश या बिहार का नहीं है। पूरे देश में जाति जनगणना हो। हाँ। और जाति जनगणना के अनुसार लोगों को भागीदारी मिले। हम चाहते हैं कि हर समाज के लोग रिप्रेजेंटेशन करें। एक गरीब आदमी जो गांव में है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो, इसकी जिम्मेदारी भी वेलफेयर स्टेट में है। अब बांग्लादेश की बात कर रहे थे, बांग्लादेश में हिंदू बॉर्डर पे खड़े हुए, सरकार तो उनके लिए बॉर्डर नहीं खोल रही है। तो ये देखिए, भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं दिन रात। सीमा सुरक्षा का काम केंद्र सरकार का है। ये अपना निकम्मा और नकारापन छिपाने के लिए कभी भी कुछ भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में 19 पेपर लीक हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी क्यों नहीं लीक कर देते हैं केंद्र की सरकार को कि जो बांग्लादेश के हिंदू भारत आना चाहते हैं उन्हें आने दिया जाए। अपनी सरकार को लीक कर दें अगर हिम्मत हो। सिर्फ भाषणों में बातें करने से काम नहीं चलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है और उत्तर प्रदेश के लोग ये बात जान चुके हैं। और आप देखिएगा उपचुनाव में भी इनको हराएंगे, बहुत बुरी तरीके से हराएंगे। चलिए सर, मेरे एक सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया है। ये फड़फड़ाहट है। एक सवाल का जवाब अभी तक आपने नहीं दिया है। बिहार ने भी एक रास्ता अपनाया था, सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया था केंद्र का विषय है। वैधानिक तरीके से आपसे पूछ रही हूँ, तो क्या जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर जातिगत जनगणना की पहल कब तक शुरू होगी, कब तक देखेंगे हम? देखिए, हमने पहले ही कहा है कि केंद्र सरकार प्रस्ताव लाए। हम सब जातिगत जनगणना के साथ हैं, और अगर नहीं ला रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि वो जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है। देश के 90% लोगों को क्यों वो पीछे रखना चाहते हैं। देश के 90% जो दलित, गरीब, युवा, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग के गरीब, उनको आखिर रिप्रेजेंटेशन देने से सरकार क्यों भाग रही है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। हम जब मांग कर रहे हैं तो आप राज्य की बात कर रहे हैं, हम तो देश की बात। यानी कि आप भी जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र के भरोसे हैं? भरोसे नहीं है, हम मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार बताए जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं आप भाई? राघविंदर सिंह जी, यहाँ पर कांग्रेस जो है वो ये कह रही है कि हम तो केंद्र पे नजरें टिकाए हैं। केंद्र जातिगत जनगणना को लेकर पहल करें तो हम भी आगे आए, तो क्या इसे वोट की राजनीति ना समझा जाए? दीप सिका जी, हमारी सरकार कह चुकी है समय जब आएगा तो जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। समय आएगा, कब आएगा भाई समय? अरे आपके कुछ बताने से आपके भाषण, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के हैं, बांग्लादेश के बारे में अंतर्राष्ट्रीय विषय पर बोल रहे हैं, उनके क्षेत्राधिकार का मामला फिर भी बोले जा रहे हैं, और इसके बारे में समय आएगा। कब आएगा समय? 70 साल रही देश में, अब आपकी विदाई का आएगा तभी ये होगा। सरकार से बाहर हो गए, या तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, नहीं तो उसकी विदाई होगी। काम मत करिए, आपकी विदाई का समय आ रहा है। चलिए, आप तीनों का शुक्रिया, आप तीनों हमारे साथ जुड़े और आपने